हेलो लर्नर्स। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है कुमार क्लासेस में। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 से चैप्टर नंबर 3, मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। लास्ट क्लास में हमने जो है इसका पार्ट 1 देखा था, जो कि पूरी की पूरी एक टॉपिक से रिलेटेड था। आज हम इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक, जो कि है 19th सेंचुरी 850 इंटू 1914 तक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है, और अभी से रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जो कि 19th सेंचुरी में क्या क्या हुआ 1815 से लेकर 1914 के बीच में, हम वहाँ तक का इसमें देखने वाले हैं। The world changed profoundly in the 19th century. Economic, political, social, cultural, and technological factors interacted in complex ways to transform societies and reshape external relations. Economists identify three types of movement or flows within international economic exchanges. The first is the flow of trade, which in the 19th century referred largely to trade in goods. एग्जाम्पल के लिए हम बात करें इसमें क्लॉथ और वीट। द सेकेंड इज द फ्लो ऑफ लेबर, द माइग्रेशन ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एंड थर्ड इज द मूवमेंट ऑफ कैपिटल फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। ये जो हमें पूरा पैराग्राफ है, हमें बता रहा है कि जो 19th सेंचुरी थी, इस 19th सेंचुरी में जो पूरी दुनिया है वो गंभीर रूप से जो है परिवर्तित हो चुकी थी, यानी कि हम कह सकते हैं उसमें बहुत सारे परिवर्तन आ चुके थे। अब चाहे हम बात करें आर्थिक तौर पर, चाहे हम राजनीतिक तौर पर, चाहे हम सामाजिक तौर पर, चाहे सांस्कृतिक तौर पर, चाहे वो आपका टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स के बेस पर हम बात करें, इन सभी में ही कहीं ना कहीं तरीके से चेंजेस आ चुके थे। और इनके बीच में आपस में इंटरेक्शन, आपस में मेल जोल जो था, बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से, बहुत ही जटिल तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका था सोसाइटीज़ के अंदर, परिवर्तित हो चुका था सोसाइटीज़ के अंदर, समाज के अंदर। और उसने रीशेप करना शुरू कर दिया था एक्सटर्नल रिलेशंस को, जो बाहरी रिश्ते हैं उनको जो है रीशेप देना शुरू कर दिया था। जितने भी इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने उस समय पर 3 तरीके के मूवमेंट को जो है आइडेंटिफाई किया था, उसकी पहचान की थी, जिसको वो फ्लो का नाम दे रहे हैं। ये जो फ्लोज थे, ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंजेस के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बीच में जो भी लेन देन थे, उसके बीच में ये फ्लो हमें उस समय पर देखने को मिल रहा था, या ये मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा था। मूवमेंट हम सिंपली चलन के रूप में लगा लेते हैं कि चाल चलन कैसा था किसी चीज़ों का। फ्लोज जब हम बात करते हैं तो मतलब किस तरह से चीज़ें जो है एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही हैं, हम उसका इसका मतलब लेके चलते हैं यहाँ से। तो ये इसमें हमें बताया कि 3 तरह के जो है उसमें मूवमेंट देखने को मिल रहे थे, या फ्लोज देखने को मिल रहे थे। तो इसमें जो पहला फ्लो था, द फर्स्ट इज द फ्लो ऑफ ट्रेड, विच इन द 19th सेंचुरी रेफर्ड लार्जली टू ट्रेड इन गुड्स। कह रहे पहला जो फ्लो था उस समय पर वो था फ्लो ऑफ ट्रेड, जिसमें 19th सेंचुरी के अंदर फ्लो ऑफ ट्रेड का मतलब पूरी तरह से जो लगाया जा रहा था वो था ट्रेड इन गुड्स, गुड्स में ट्रेड करना। एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं इसमें, जैसे क्लॉथ एंड वीट। 19th सेंचुरी में फ्लो ऑफ ट्रेड का मतलब पूरी तरह से ये माना जाता था कि वहाँ पर हम गुड्स का ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कि क्लॉथ एंड वीट की हम बात करके चलें। सेकंड जो टाइप था मूवमेंट का, वो था फ्लो ऑफ लेबर, लेबर का फ्लो होना, जिसमें हम बात करते हैं माइग्रेशन होना पीपल का इन द सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट की तलाश में जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो उसको उन्होंने फ्लो ऑफ लेबर के रूप में जो है कंसिडर किया है। और इसमें जो थर्ड जो मूवमेंट था, या जो थर्ड फ्लो था, वो था हमारा मूवमेंट ऑफ कैपिटल फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। एक लंबी दूरी में गुड्स के साथ साथ, लेबर के साथ साथ मशीन्स, पैसा, इनका भी जो है एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट होना, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पस से। तो इसको हम इसमें कंसिडर करते हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 19th सेंचुरी में पूरी दुनिया में परिवर्तन बहुत तेज़ी से हुए, जो और इसमें इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स ने आपस में बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से, बहुत ही जटिल तरीके से ट्रांसफॉर्म होना शुरू कर दिया था, जिससे सोसाइटीज़ को उन्होंने काफ़ी परिवर्तित कर दिया। और
वहाँ पर उन्होंने जो बाहरी रिश्ते थे उनको रीशेप करना शुरू कर दिया था। और वहीं पर इकोनॉमिस्ट ने 3 तरीके के मूवमेंट को उसमें पर देखा था, जिसमें पहला जो था वो था फ्लो ऑफ ट्रेड, जिसमें हम बात करते हैं पूरी तरह से गुड्स के ट्रेड की। दूसरा था हमारे पास इसमें फ्लो ऑफ लेबर, इसमें पीपल्स जो है जो माइग्रेशन कर रहे थे उसमें पर एक जगह से दूसरी जगह पर वर्क की तलाश में, उनको कंसिडर किया गया था। और इसमें थर्ड जो बात हुई थी वो थी मूवमेंट ऑफ द कैपिटल की, जो कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही रूप में इन्वेस्टमेंट पर्पज से लॉन्ग डिस्टेंस तक हो रहे थे उस समय पर। All three flows were closely interwoven and affected people's lives more deeply now than even before. The interconnections could sometimes be broken. For example, labor migration was often more restricted than goods or capital flows. Yet, it helps us understand the 19th century world economy better if we look at the three flows together. कह रहे हैं ये तीनों जो फ्लोज थे ये आपस में बहुत ज़्यादा जो है जुड़े हुए थे। आपस में इनका जो है जैसे कपड़ा आपने देखा होगा, जैसे ऊन के कपड़े होते हैं, ठीक है, उसमें जिस तरह की सिलाई होती है तो किस तरह से वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक वैसे ही ये तीनों ही फ्लोज आपस में बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही क्लोज तरीके से जुड़े हुए हैं और ये अफेक्ट कर रहे थे पीपल्स की लाइफ को ज़्यादा गहराई से, ज़्यादा अंदर से, जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ था। ठीक उतनी गहराई के साथ ये आप जो है पीपल की लाइफ को जो है अफेक्ट कर रहे थे। जो भी इंटरकनेक्शन था, यानी कि आपस में जो भी इनका लिंक था, जो भी जुड़ाव था, ठीक है, कभी कभी ये टूट भी जाता था। एग्जाम्पल के लिए लेबर माइग्रेशन वॉज ऑफन मोर रिस्ट्रिक्टेड दैन गुड्स और कैपिटल, कि लेबर का जो माइग्रेशन था उस पर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थे गुड्स और कैपिटल के फ्लो के मुकाबले। और इसी वजह से इंटरकनेक्शन जब कभी कभी टूटता था तो इससे लोगों को बड़ी परेशानी होती थी, बड़ी दिक्कतों का सामना उस समय पर करना पड़ता था। और इसी वजह से और हम चाहते हैं कि 19वीं सेंचुरी की जो वर्ल्ड इकोनॉमी थी वो कैसी थी उसको हम बहुत अच्छी तरह अगर समझना चाहते हैं तो वहाँ पर हमें इन तीनों फ्लोज को एक साथ ही समझना होगा, इन तीनों चीज़ों को हमें एक साथ अंडरस्टैंड करना होगा। तो अब हम बात कर रहे हैं अब वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स शेप्स। वर्ल्ड जो इकोनॉमी है, पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उसने कैसे शेप लेना शुरू किया, अब हम बात करेंगे इसकी। A good place to start is the changing pattern of food production and consumption in industrial Europe. Traditionally, countries like to be self-sufficient in food, but in 19th century, Britain, self-sufficiency in food meant lower living standards and social conflicts. Why was this so? कहने एक जो अच्छी जगह है स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, उसमें हम अगर बात कर रहे हैं इसके अंदर, तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि जो अच्छा स्थान जो है जहाँ से हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं वो हम समझ सकते हैं कि जो फूड प्रोडक्शन का जो पैटर्न था और जो कंजम्पशन का पैटर्न था यूरोप के अंदर, इंडस्ट्रियल यूरोप के अंदर, उसमें कैसे चेंजेस आ रहे थे, हम वहाँ से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। ट्रेडिशनली कंट्री बात करें, हम परंपरागत तौर पर अगर बात करें कुछ देश, ठीक है, जो अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट कहते हैं फूड के मामले में, ठीक है, कुछ वहाँ पर जो है सेल्फ सफिशिएंसी की बात करते हैं। लेकिन 19वीं सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन सेल्फ सफिशिएंट इन फूड तो था वो, ठीक है, और इसका मतलब था कि वहाँ पर सफिशिएंसी होने के बावजूद वहाँ पर लोअर लिविंग स्टैंडर्ड्स थे और वहाँ पर काफ़ी सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखने को मिलते थे। ब्रिटेन जैसी कंट्री जो कि अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट कहती है कि फूड में सेल्फ सफिशिएंट कहती थी कि वो फूड में सेल्फ सफिशिएंट है, उसके पास खाना पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है, लेकिन वहाँ पर लोअर लिविंग स्टैंडर्ड्स थे। जो पीपल्स की जो लिविंग का जो स्टैंडर्ड था वो बहुत ही लो था और समाज में वहाँ का जो समाज था वहाँ पर आपस में बहुत ज़्यादा विवाद थे, संघर्ष थे। ऐसा क्यों था, हम इसकी अब बात करते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ फ्रॉम द लेट 18th century had increased the demand for food grains in Britain. As urban centers expanded and industry grew, the demand for agricultural products went up, pushing up food grain prices. Under pressure from landed groups, the government also restricted the import of corn. The laws allowing the government to do this were commonly known as the Corn Laws. Unhappy with high food prices, industrialists
एंड अर्बन ड्वेलर्स फोर्स द अबॉलिशन ऑफ द कॉर्न लॉ। अब देखो ये जो हमें पूरा पैराग्राफ है ये हमें फूड की से रिलेटेड हमारे पूरे टॉपिक में समझाने वाले हैं। इसमें हम बता रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ जो थी 18वीं शताब्दी के एंड तक की हम बात करें वहाँ पर लगातार इंक्रीज होती चली जाती और इसके साथ साथ डिमांड जो थी फूड ग्रेन्स की वो भी ब्रिटेन के अंदर बढ़ रही थी। जितने भी अर्बन सेंटर्स थे जो शहरी इलाके थे वो लगातार बढ़ रहे थे और इंडस्ट्रीज़ भी बढ़ रही थी और जो डिमांड थी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की वो भी बहुत ज़्यादा हाई होने लगी। इसकी वजह से फूड ग्रेन के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे थे और इस प्रेशर में आकर जो लैंडेड ग्रुप्स थे उन्होंने लैंडेड ग्रुप्स द गवर्नमेंट ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट द इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न। जो भी लैंडेड ग्रुप्स थे जिनके पास ज़मीनें थी वो प्रेशर में थे इसकी वजह से और उन्होंने लगातार गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया और इसी वजह से गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न के आयात पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, पाबंदियाँ लगा दी। जो विदेशों से कॉर्न मक्का जो इनके यहाँ पर आती थी ब्रिटेन में उस पर बैन लग चुका था। अब इसकी वजह से हुआ क्या इफेक्ट इसका जो पड़ा कि इस लॉज जो बनाया गवर्नमेंट ने, द लॉज अलाउइंग द गवर्नमेंट टू डू दिस वर्क कॉमनली, इसको सामान्य गवर्नमेंट ने इसको आम तौर पर करने का ये निर्णय ले लिया। इस तरह के जो लॉज थे उनको कॉर्न लॉज कहा गया। इन लॉज की वजह से फूड ग्रेन्स के प्राइस लगातार बढ़ते ही चले जा रहे थे और बहुत हाई हो गए थे और इसकी वजह से लोग जो है खुश नहीं थे। इंडस्ट्रियलिस्ट और जो शहरी इलाकों में जो लोग रह रहे थे उन्होंने लगातार फोर्स किया गवर्नमेंट को कि वो अबॉलिशन करे कॉर्न लॉज की समाप्ति करे। जो मक्के पर आयात पर जो प्रतिबंध लगा रखी थी गवर्नमेंट ने उसकी समाप्ति के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट और जो बड़े शहरों में जो लोग रह रहे थे उन्होंने लगातार गवर्नमेंट पर दबाव बनाया, गवर्नमेंट को फोर्स किया कि वो इन कॉर्न लॉज को समाप्त कर दे। आफ्टर द कॉर्न लॉज वर स्क्रैप्ड, food could be imported into Britain more cheaply than it could be produced within the countries. British agriculture was unable to compete with imports. Vast areas of land were now left uncultivated, and thousands of men and women were thrown out of work. They flocked to the cities or migrated overseas. जैसे कॉर्न लॉज की समाप्ति हुई, जैसे कॉर्न लॉज को हटा दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, स्क्रैप मतलब ख़त्म कर दिया गया, जैसे कॉर्न लॉज को समाप्त कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया तो उसके बाद फूड को बड़े आसानी से इंपोर्ट किया जाने लगा चीप रेट पर ब्रिटेन के अंदर। देन इट कुड बी प्रोड्यूस विद इन द कंट्री, जितने रेट पर वो अपनी कंट्री के अंदर ब्रिटेन के अंदर प्रोडक्शन करे थे उसके कंपैरिजन में फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट और भी सस्ता होने लगा था। इससे जो ब्रिटिश एग्रीकल्चर थे वो कंपीट नहीं कर पा रहे थे इस इम्पोर्टेड जो भी फूड है इसके साथ, और जो बहुत बड़ा एरिया था वहाँ का वो अब अनकल्टिवेटेड रहने लगा था, इसमें अब लोग खेती नहीं कर रहे थे और थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन, सैकड़ों जो लोग थे, हज़ारों जो लोग थे, चाहे पुरुष हों चाहे महिलाएं हों, वो अब वहाँ से उस वर्क की तलाश में कहीं और जाने लगी थी। उन्होंने सिटीज़ की तरफ माइग्रेट करना शुरू कर दिया था, झुंड बनाकर ये जो सभी जो पीपल्स थे ये झुंडों में शहरों की तरफ माइग्रेट करने लगे या फिर दूसरे देशों की तरफ माइग्रेट करने लगे, यानी कि चले जाने लगे वर्क की तलाश में। एज फूड प्राइसेस फेल, कंजम्पशन इन ब्रिटेन रोज। फ्रॉम द मिड 19th century, faster industrial growth in Britain also led to higher incomes and therefore more food imports. Around the world, in Eastern Europe, Russia, America, and Australia, lands were cleared and food production expanded to meet the British demand. It was not enough more to clear lands for agriculture. Railways were needed to link the agricultural region to the ports. New harbors had to be built and old ones expanded to ship the new cargoes. People had to settle on the lands to bring them under cultivation. This meant building homes and settlements. All these activities in turn required capital and labor. Capital flowed from the financial centers such as London. The demand for labor in places where labor was in short supply, as in America and Australia, led to more migration. अब ये जो पैराग्राफ है, इन पैराग्राफ में हमें बता रहे हैं कि जैसे ही लगातार इंपोर्ट्स बढ़ने लगे थे ब्रिटेन के अंदर और इंपोर्ट्स बढ़ने की वजह से फूड के जो प्राइसेस थे लगातार घटने लगे थे और इसी वजह से ब्रिटेन के अंदर कंजम्पशन जो था वो लगातार बढ़ रहा था।
और 19वीं शताब्दी के मिड तक आते आते इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत तेज़ हो चुकी थी, जिसकी वजह से इनकम्स हाई होने लगी और इसकी वजह से फूड भी और ज़्यादा इम्पोर्ट होने लगा था पूरी दुनिया भर में। चाहे हम बात करें ईस्टर्न यूरोप की, रशिया की, अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की, इन सभी जगह पर लैंड्स को क्लियर किया जाने लगा और फूड प्रोडक्शन जो है बड़े पैमाने पर एक्सपेंडेड होने लगा ब्रिटेन की डिमांड को पूरा करने के लिए। और ये पर्याप्त नहीं था कि लैंड को एग्रीकल्चर पर्पज से ही क्लियर किया जा सके, किया जाए, बल्कि रेलवेज़ को भी अब एग्रीकल्चरल रीजन्स की रिक्वायरमेंट थी, जिससे कि वो पोर्ट्स को लिंक कर सकें, एग्रीकल्चर रीजन्स को वो पोर्ट्स के साथ लिंक कर सके। इसलिए रेलवेज़ की भी नीड लगातार होने लगी थी। इसलिए अब लैंड्स को जो है रेलवे के पर्पज से भी क्लियर किया जाने लगा था। नए हार्बर्स उस समय बिल्ड होने लगे थे। नए हार्बर्स यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर ये शिप्स वगैरह रुकते हैं, जिनको हम बंदरगाह बोलते हैं, उनको हार्बर्स कहा जाता है। नए नए हार्बर्स जो हैं बिल्ड होने लगे थे और ओल्ड वंस को एक्सपेंडेड किया जाने लगा शिप्स और न्यू कार्गोज़ को लाने के लिए। कार्गोज़ का मतलब होता है यानी कि ऐसे कोई व्हीकल्स जो कि सामान को बहुत ही बड़ी मात्रा में लेकर आते हैं अपने साथ, तो और बेसिकली ऐसा जो है शिप्स के थ्रू ही होता है, तो उनको कार्गोज़ जो है कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि बड़े बड़े कार्गोज़ और शिप्स को लाने के लिए, ठीक है, जो पुराने हार्बर्स थे उनको जो है एक्सपेंड किया जाने लगा था। पीपल जो है धीरे धीरे सेटल होने लगे थे उन लैंड्स में जहाँ पर उनको आसानी से कल्टीवेशन करने को मिल जाए, और जगह जगह पर वो अपने होम्स भी बना रहे थे और सेटलमेंट्स अपना कर रहे थे, अपने आप को वहीं पर वो बसा ले रहे थे, वहीं पर वो रहने लगे थे। इन सभी एक्टिविटीज़ को करने के लिए बड़ी मात्रा में कैपिटल और लेबर की रिक्वायरमेंट थी। पैसे और लेबर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, मजदूरों की बहुत रिक्वायरमेंट थी। कैपिटल तो फाइनेंशियल सेंटर जैसे कि लंदन, इन जगहों से आसानी से मिल जा रहा था, लेकिन जो डिमांड थी लेबर की, इन प्लेसेस वेयर लेबर वाज इन शॉर्ट सप्लाई, जहाँ पर लेबर की सप्लाई बहुत कम थी, वहाँ पर जैसे कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर माइग्रेशन हमें देखने को मिला। नियरली 50 मिलियन पीपल्स एमिग्रेटेड फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया इन द 19th सेंचुरी। 50 मिलियन यानी कि हम लगा सकते लगभग 5 करोड़ लोग, 5 करोड़ लोग उस समय पर यूरोप से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव कर गए थे 19th सेंचुरी में। ऑल ओवर द वर्ल्ड some 150 millions are estimated to have left their homes, crossed oceans and vast distances over land in search of better future। कह रहे हैं कि लगभग 150 मिलियन पीपल्स यानी कि लगभग 15 करोड़ लोग अपने अपने घरों को छोड़कर, ठीक है, समुद्र पार कर कर, महासागरों को पार कर कर बहुत दूर दूर जाकर जो है वर्क की तलाश कर रहे थे और वहीं जाकर वो सेटल्ड हो गए बेटर फ्यूचर के लिए। तो ये बड़े पैमाने पर उस समय पर देखने को मिल रहा था। ये आपको एक पिक्चर दिखा रहे हैं जिसमें झुंड में लोग जो है बाई शिप्स जो है माइग्रेट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। ये उसकी पिक्चर है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके भी आप इसको देख सकते हैं कि पिक्चर में आपको दिखा रहा है कि बहुत सारे लेबर जो है इसमें माइग्रेट कर रही है या पीपल्स माइग्रेट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह के लिए। Thus, by 1890s, a global agricultural economy had taken shape, accompanied by complex changes in labor movement patterns, capital flows, ecologies, and technology. Food no longer came from a nearby village or town, but from thousands of miles away. It was not grown by a peasant tilling his own land, but by an agricultural worker, perhaps recently arrived, who was now working on a large farm that only a generation ago had most likely been a forest. It was transported by railway, built for that very purpose, and by ships, which were increasingly manned in the decades by low paid workers from southern Europe, Asia, Africa, and the Caribbean। 1890 तक की हम बात करें, जो ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी उसने अपना शेप लेना शुरू कर दिया था, और इसके साथ साथ बहुत सारे कॉम्प्लेक्स जटिल चेंजेस हुए, परिवर्तन हुए लेबर मूवमेंट के पैटर्न्स में और कैपिटल फ्लोज में, इकोलॉजीज़ में और टेक्नोलॉजी में। फूड अब जो है, फूड नो लॉन्गर केम फ्रॉम अ नियर बाई विलेज। अब खाना जो था, भोजन जो था, अब आसपास के विलेज या टाउन से नहीं आता था, बल्कि ये हज़ारों मील दूर से बाय शिप्स आया करता था। और ये जो है पीजेंट्स
जो कि टेलिंग कर रहे हैं अपने खुद की लैंड पर, ये वहाँ पर ग्रो नहीं हुआ है, बल्कि ये उन एग्रीकल्चरल वर्कर के द्वारा ग्रो किया था जो कि रिसेंटली आए हुए थे एक जगह दूसरी जगह पर वर्क की तलाश में, और एक बहुत बड़े फार्म में वर्क कर रहे हैं। और जनरेशन एगो जो कि एक फॉरेस्ट हुआ करता उन जगह पर उन्होंने क्या क्या उसको साफ कर कर वहाँ पर ये खेती कर रहे हैं। और इस सभी को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं, फूड है, उसको बड़े पैमाने पर जो है रेलवे के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, जो कि हाल ही में किसी और पर्पज़ के लिए बनाए गए थे या इसी पर्पज़ के लिए बनाए गए थे। फिर उसके बाद इसको शिप्स के थ्रू जो लगातार डिमांड बढ़ रही थी, ठीक है, उनको वहाँ तक पहुँचाए जाने का काम किया रहा था डिमांड को पूरा करने के लिए। और शिप्स के थ्रू बड़े बेटर तरीके से, ठीक है, इसको जो है डिकेट्स जिनको लो पेड वर्कर्स के द्वारा जो कि आए थे साउदर्न यूरोप, एशिया, अफ्रीका और कैरिबियन से, उनके द्वारा बिल्ड किया गया, उनके थ्रू ये प्रोडक्शन लगातार हो रहा था। तो ये सब चीज़ें हमें वहाँ पर देखने को मिली, ये चीज़ हमने वहाँ पर देखी। इसी में ही हम जो है आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि आगे क्या हुआ। सम ऑफ दिस ड्रामेटिक चेंज दो ऑन अ स्मॉलर स्केल occurred closer home in West Punjab. Here the British Indian government built a network of irrigation canals to transform semi-desert waste into fertile agricultural lands that could grow wheat and cotton for export. The canal colonies, as the areas irrigated by the new canals were settled by peasants from other parts of Punjab. Of course, food is merely an example. A similar story can be told for cotton, the cultivation of which expanded worldwide to feed British textile mills, or rubber. Indeed, so rapidly did regional specialization in the production of commodities develop that between 1820 and 1914, world trade is estimated to have multiplied 25 to 40 times. Nearly 60% of this trade comprised primary products, that is, agricultural products such as wheat, cotton, and minerals such as coal. तो इन पैराग्राफ पे हमें बताया है कि कभी कभी जो ड्रामेटिक जो सम ऑफ दिस ड्रामेटिक चेंज, इनमें जो लगातार कुछ नाटकीय ढंग से जो परिवर्तन हुए थे वो स्मॉलर स्केल पर थे, और ये काफ़ी जो वेस्ट पंजाब है उसके साथ काफ़ी जुड़े हुए थे। क्लोजर होम इन वेस्ट पंजाब, पश्चिमी जो पंजाब था उसके साथ काफ़ी इसका जुड़ाव भी हमें देखने को मिला। यहाँ पर ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने नेटवर्क ऑफ इरिगेशन कैनाल्स बनाया था, यानी कि नहरों का जाल बिछाया था जिससे कि पर्याप्त मात्रा में इरिगेशन फैसिलिटीज़ हम जो है प्रोवाइड कर सकें। और इसने बड़े पैमाने पर जो सेमी डिजर्ट वेस्ट एरियाज़ थे पंजाब के, वेस्ट पंजाब के, उनको ट्रांसफॉर्म करने में काफ़ी हेल्प की थी, और इसने वहाँ की एग्रीकल्चरल लैंड को बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट करने में काफ़ी हेल्प की थी, और जिससे वहाँ पर बड़े पैमाने पर वीट एंड कॉटन का प्रोडक्शन कर कर एक्सपोर्ट किया जाने लगा था। जो कैनल कॉलोनीज थी, एज द एरिया इरिगेटेड बाय द न्यू कैनल्स वर सेटल्ड बाय पीजेंट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द पंजाब। ठीक वैसे ही अदर पार्ट्स ऑफ पंजाब में भी पीजेंट्स को सेटल कर कर ऐसा जो है किया जाने लगा था लगातार। ऐसा होने के साथ साथ हम अगर बात करें, ऑफ कोर्स उन्होंने कहा भी है कि फूड जो है एक एग्जाम्पल के रूप में, फूड एक एग्जाम्पल ही है, और इस तरह की स्टोरीज जो हैं कॉटन के लिए भी हमें देखने को मिलती हैं, जिसका जो कल्टीवेशन है वो काफ़ी वर्ल्ड वाइड एक्सपेंड हुआ था ब्रिटिश टेक्सटाइल मिल्स को फीड करने के लिए, उनमें कच्चा माल पहुंचाने के लिए। ऐसे ही हम रबड़ की भी बात कर सकते हैं। रबड़ की भी जो डिमांड थी बहुत तेज़ी से बढ़ी, और इसने भी रीजनल स्पेशलाइजेशन लेकर आए प्रोडक्शन के मामले में। कमोडिटीज़ जो कि डेवलप हुई 1820 से लेकर 1914 के बीच में वर्ल्ड ट्रेड के अंदर, और इसने लगातार 25 to 40 टाइम्स मल्टीप्लाइड किया वर्ल्ड ट्रेड को उस समय पर। और लगभग 60% जो पूरा ट्रेड था उसके अंदर प्राइमरी प्रोडक्ट्स थे, जिनमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जैसे कि वीट एंड कॉटन और मिनरल जैसे कि कॉल वगैरह को इंक्लूड किया जा रहा था। तो ये तो हमारा इसका जो हम टॉपिक आज क्लियर कर रहे हैं 1814 to 1920 तक, इस पीरियड की हम बात कर रहे हैं। इस पोर्शन में हमारा ये अभी फर्स्ट हेडिंग था जिसको हमने क्लियर किया है। अब हम पढ़ रहे हैं रोल ऑफ टेक्नोलॉजी को। व्हाट वाज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन ऑल दिस? इन सभी में टेक्नोलॉजी का रोल क्या था? द रेलवेज, स्टीम शिप्स and the telegraph, for example, were important inventions without which we cannot imagine
the transformed 19th century world. But technological advances were often the result of larger social, political, and economic factors. For example, colonization stimulated new investments and improvements in transport, faster railways, lighter wagons, and larger ships helped move food more cheaply and quickly from far away farms to final markets. तो इन सभी में टेक्नोलॉजी का रोल क्या था, हम वहाँ से इसको देख के चल रहे हैं कि रेलवेज, स्ट्रीम शिप्स जो कि स्ट्रीम से चलने वाली शिप्स होती हैं, टेलीग्राफ, ये सभी जो हैं एग्जाम्पल हैं। ये सभी के जो अपनी एक इम्पॉर्टेंस है और इनके इन्वेंशन, ये सभी इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस थे जिनके बिना हम इमेजिन नहीं कर सकते 19th सेंचुरी के वर्ल्ड में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसको। लेकिन जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, इससे बड़े पैमाने पर जो बड़ी सोसाइटीज़ थी, लार्जेस्ट सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल फैक्टर्स थे, ये सभी कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदार रहे, इनका परिणाम भी रहे वो। और एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, जो कॉलोनाइजेशन स्टिमुलेट हुआ, यानी कि जब एक बड़ा देश, पावरफुल देश किसी दूसरी कंट्री को अपने अंडर में, अपने कंट्रोल में ले लेता है, उसको हम कॉलोनाइजेशन कहते हैं। और ये बहुत तेज़ी से स्टिमुलेट हुआ, इसमें बहुत तेज़ी आई, कॉलोनाइजेशन के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई। और ये सब जो हो पाया वो न्यू इन्वेस्टमेंट और इम्प्रूवमेंट्स इन ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ज़्यादा देखने को मिला, जहाँ पर रेलवेज़ बहुत फास्टर रेलवेज़ हो गया, लाइटर वैगन्स हो गए, और इसके साथ साथ शिप्स, जो बड़े बड़े शिप्स थे, इनसे गुड्स को, फूड को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना सस्ते रेट्स पर और बहुत तेज़ी से आसान हो गया। और जिस वजह से जो गुड्स थी और जो पीपल्स थे, जो पर्सन्स थे, वो बहुत तेज़ी से और बहुत ही कम लागत पर अपने फार्म से, जहाँ पर वो रह रहे हैं, जहाँ पर वो चीज़ें थी, जहाँ पर बन रही थी, वहाँ से एक फाइनल मार्केट तक पहुँचने में ये बहुत ही कम समय में पहुँच जाते थे और कम ही लागत में पहुँचने लगे थे। The trade in meat offers a good example of this connected process. Till the 1870s, animals were shipped live from America to Europe and then slaughtered when they arrived there. But live animals took up a lot of ship space. Many also died in vials, fell ill, lost weight, or become unfit to eat. Meat was hence an expensive luxury beyond the reach of the European poor. High prices in turn kept demand and production down until the development of a new technology, namely refrigerated ships, which enabled the transport of perishable food over long distances. जब हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का क्या रोल था, तो देखो टेक्नोलॉजी ने क्या किया, लोगों की ना लाइफ को पूरी तरह से चेंज ही कर दिया। कैसे चेंज किया, हम उसकी बात, हम जैसे हम बात कर रहे हैं मीट के ट्रेड की बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है समझ लो कि टेक्नोलॉजी ने क्या चेंजेस लाए लाइफ के अंदर पीपल्स की। कि पहले क्या था, कनेक्टेड प्रोसेस में जब बात करते हैं 18वीं शताब्दी, 1870वीं के दशक तक की हम बात करें, एनिमल्स को ना लाइव ही शिफ्ट कर दिया जाता है, यानी कि जीवित जानवरों को ही शिप किया जाता था अमेरिका से यूरोप के लिए। और फिर उसके बाद ये वहाँ पहुँचने के बाद, यूरोप पहुँचाने के बाद इनको स्लॉटर किया था, काटा जाता था, फिर इनके मीट को मार्केट में बेचा जाता था। लेकिन लाइव एनिमल्स को लाने के लिए, ये जो कि लाइव एनिमल्स जो थे, शिप के अंदर स्पेस ज़्यादा कवर करते थे, ज़्यादा गिरते थे, और बहुत से ही रास्ते में ही मर जाते थे एनिमल्स। बहुत से एनिमल्स जो है बीमार हो जाते थे, बहुत से एनिमल्स का जो है वेट जो है लॉस हो जाता था, यानी कि वेट कम हो जाता था, और वो कभी कभी खाने के लायक भी नहीं रहते थे। इस वजह से मीट जो था बहुत ही महंगा और लग्जरियस हो जाता था, और जो यूरोपियन पुअर पीपल्स थे उनके लिए, उनके पहुंच से ये बाहर था। और हाई प्राइसेस होने की वजह से इसकी जो डिमांड थी और इसकी जो प्रोडक्शन था वो लगातार डाउन होता रहा, जब तक कि नई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं हुआ। नई टेक्नोलॉजी का मतलब यहाँ पर डेवलपमेंट से वो था रेफ्रिजरेटेड शिप्स, ऐसे शिप्स जिनमें रेफ्रिजरेटर्स भी थे। इन्होंने जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेरिशेबल फूड्स को लॉन्ग डिस्टेंसेस पर बहुत आसान बना दिया। कैसे हुआ, इसको हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। नाउ एनिमल्स वर स्लॉटर्ड for food at the starting point in America, Australia, and New Zealand, and then transported to Europe as a frozen meat. This reduced shipping cost and lowered meat prices in Europe. The poor in Europe
could now consume a more varied diet to the earlier monotony of bread and potatoes. Many, though not all, could now add meat and butter and eggs to their diet. Better living conditions promoted social peace within the country and support for imperialism abroad. अब देखो हुआ क्या नहीं लगा। पहले क्या था, एनिमल्स को जिंदा ही जो है, जीवित एनिमल्स को ही जो है शिप कर दिया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, रेफ्रिजरेटेड शिप्स आने की वजह से एनिमल्स को उनके स्टार्टिंग पॉइंट पर ही कट कर किया जाने लगा, स्लॉटर्ड किया जाने लगा। उसके बाद इनके मीट को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इन वहाँ पर कह रहा हूँ, वहाँ से इनको कटिंग की जा रही थी और वहाँ से इनको सब ट्रांसपोर्ट किया जाता है यूरोप के अंदर एज अ फ्रोज़न मीट। इसने शिपिंग कॉस्ट को बहुत कम कर दिया था और लोअर कर दिए थे मीट प्राइसेस को यूरोप के अंदर। इससे जो पुअर थे यूरोप के अंदर, वो अब इसको बहुत ही आसानी से कंज्यूम करने लगे और उनको अब मोर वेरिड डाइट अब मिलने लगी थी। और जो अर्लियर मोनोटोनी थी, जो निरस्ता थी, पहले जो निरस्ता थी ब्रेड और पोटैटोज़ को लेकर बहुत सारे लोगों के अंदर, वो अब नहीं रही। अब उनके खाने में मीट भी जुड़ चुका था, बटर एंड एग्स भी अब आने लगे थे उनकी डाइट के अंदर। और इससे बेटर लिविंग कंडीशंस, अब अच्छी कंडीशंस रहने के लिए मिलने लगी थी। इससे वहाँ के लोग के अंदर जो सामाजिक शांति है वो अब स्थापित होने लगी थी, प्रमोट होने लगी थी। और इससे काफ़ी सपोर्ट मिला इम्पीरियलिज्म को। इम्पीरियलिज्म का मतलब है साम्राज्यवाद, जहाँ पर रिच और पावरफुल कंट्री गवर्न करती है किसी ऐसे कंट्री को जो कि ज़्यादा पावरफुल नहीं होती है। तो इस इम्पीरियलिज्म यानी कि साम्राज्यवाद को अब इसमें काफ़ी सपोर्ट मिला। जैसा कि ब्रिटेन ने हमारे इंडिया के ऊपर कंट्रोल किया और ऐसी अदर कंट्रीज़ के ऊपर कंट्रोल किया, ठीक है। तो इसको जो है काफ़ी बढ़ावा मिला, काफ़ी प्रमोशन मिला, क्योंकि वहाँ पर ब्रिटेन के अंदर कोई अब सामाजिक कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहे थे इसकी वजह से। तो ये हमारे पास टॉपिक है। इस वीडियो में हम यहीं तक लेते हैं और इसी जो हमारे टॉपिक चल रहा है, ठीक है, इसमें हम इसके सेकंड पार्ट को ही लेकर आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम वहाँ पर पढ़ लेंगे। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को जो है लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।